हेलो एंड वेलकम टू यू विकी। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं CS403 की असाइनमेंट का सोल्यूशन। ये असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन है एंड उसको स्टार्ट करने से पहले हम सीधे जाते हैं अपनी क्वेश्चन फाइल की तरफ। और क्वेश्चन फाइल में मैं चीज़ें बताता होता हूँ उसको भी गौर से सुन लिया करें, क्योंकि उसमें भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि अंडरस्टैंड करने के लिए ही होती हैं। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन फाइल जब हम ओपन करें, यहाँ पे इसकी लास्ट डेट 21 है। तो पहले तो एक चीज़ मैं और यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि विकी भाई आपकी असाइनमेंट बनाने की जो स्पीड है वो बहुत कम हो गई है, सोल्यूशन बड़े लेट आते हैं, वीडियो थोड़ी लेट आती है। तो यार जब लास्ट डेट से पहले ही आ जाती है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मेरी अपनी खुद 4 असाइनमेंट्स पड़ी हुई हैं और वो मैंने अभी तक ओपन करके नहीं देखी हैं, तो क्यों फिक्र करते हो यार। और सेकंड चीज़ ये होती है कि कभी कभी सर्च करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज लेने में टाइम लग जाता है, क्योंकि अगर मैंने खुद काम करना हो, मुझे आता है, मैं आराम से सॉल्व करूंगा, सबमिट कर दूंगा। लेकिन चूंकि मैंने आपको समझाना है तो उसके लिए फिर कुछ ऐसा कंटेंट तो मेरे पास होना चाहिए ना जो मैं हर एक के दिमाग में डाल सकूं। तो समटाइम्स जो है वो थोड़ा टाइम भी लग जाता है। और ऊपर से वैसे मेरी आजकल तबीयत बहुत ख़राब है, अभी भी आंखों में इतनी जलन हो रही है, लेकिन फिर भी मैं ये जो है वो सोल्यूशन आपके लिए बना रहा हूँ। तो पहले तो यहाँ पे इसके मार्किंग के रूल्स हैं कि आपकी जो है वो डेट से बाद नहीं होनी चाहिए, कॉपी नहीं होनी चाहिए, हर बार की तरह सेम चीज़ें हैं। और यहाँ पे एक जो चीज़ है वो ये है कि ये जो सेकंड असाइनमेंट है ये फर्स्ट असाइनमेंट को ही फॉलो कर रही है। मेरे लास्ट सेमेस्टर में जब मुझे ये सब्जेक्ट था मेरे पास, तब भी हमारे पास सेकेंड जो असाइनमेंट थी वो ऐसे ही आई थी। फर्स्ट असाइनमेंट के सोल्यूशन को ही हमने कोड में कन्वर्ट करना था, तो ये भी सेम वैसी ही है। तो बिल्कुल इजी है, कुछ ज़्यादा मुश्किल की चीज़ नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे ये जो डायग्राम बनी हुई है ये हमारे क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट नंबर 1 का जो सोल्यूशन था ये वो है। और उसकी जो ERD डायग्राम आई गेस बनानी थी, हाँ जी, ERD की डायग्राम यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर बनानी थी। तो ये ERD डायग्राम जो है वो असाइनमेंट नंबर 1 की बनी हुई है और ये जो है एग्जैक्ट सोल्यूशन जो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है। और अब हमने इस सोल्यूशन को SQL के अंदर जो है वो मतलब कोड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट इसके बारे में दिया गया है कि हमने ये जो है क्यूरी एनालाइजर के थ्रू हमने एक जो है वो डेटाबेस क्रिएट करनी है, क्योंकि डेटाबेस क्रिएट करने के 2 तरीके होते हैं SQL के अंदर। एक तो हम डायरेक्टली राइट क्लिक करके करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ, और एक जो है वो क्यूरी एनालाइजर जो कि हमने करना है। और उसमें जो है वो आपका जो है अपना डेटाबेस, उसका जो नाम है आपकी अपनी VUID होनी चाहिए। तो ये बात आपको मैं यहाँ पे लाजमी बता दूँ कि जो जब हम एक बार एक डेटाबेस बना लेते हैं तो हम अगेन उसी नाम की डेटाबेस SQL के अंदर नहीं बना सकते। उसको दोबारा से क्रिएट करने के लिए आपको पहले SQL को बंद करना पड़ेगा, और जहाँ पे इसकी जो फाइल सेव होती हैं वहाँ पे जाके एक्चुअल में जो फोल्डर क्रिएट होते हैं उन सभी फोल्डर्स को जाके डिलीट करना पड़ेगा, जो कि समटाइम्स जिनको नहीं पता उनके लिए रिस्की प्रोसेस भी हो सकता है। वो गलती से जो मेन फाइल्स होती हैं वो डिलीट कर देते हैं और पूरा SQL का जो है वो सॉफ्टवेयर उड़ जाता है, दोबारा करना पड़ता है। और ये SQL का ये जो सॉफ्टवेयर है, ये इसकी वीडियो मैंने सेपरेट बनाई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है। तो एक चीज़ यहाँ पे और आई है कि आपका जो डेटाबेस होगा उसका नाम आपकी अपनी VUID होगी। तो सिंपल सी बात है, आप किसी से इसका कोड नहीं ले सकते। और गिवन सैम्पल स्क्रीनशॉट, तो हमने यहाँ पे एक और चीज़ आ गई है कि हमने यहाँ पे कोड नहीं उनको देना है, हमने उनको स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड करने हैं। तो यहाँ पे किसी और से बनवाने का तो जवाज़ ही पैदा नहीं होता, पहली बात, क्योंकि यहाँ पे जो कंप्यूटर नेम्स आ जाते हैं और उसके बाद ये डेटाबेस के नेम, और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इसमें सिमिलर होती हैं और हमने उसके सोल्यूशंस जो हैं वो प्रोवाइड करने होते हैं एज अ स्क्रीनशॉट में। तो आप किसी और से असाइनमेंट बनवा सकते हैं, लेकिन किसी और की असाइनमेंट को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर PC नेम एंड सब कुछ आता है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देन ये है कि ऊपर जो डायग्राम बनी हुई है, ERD डायग्राम बनी हुई है, उसके अंदर जो टेबल हैं हमारे पास सारी एंटिटीज़ हैं, उन एंटिटीज़ के हमने टेबल्स बनाने हैं यूजिंग क्रिएट टेबल कमांड। तो SQL के अंदर एक क्रिएट टेबल कमांड होती है, वो हमने जितने भी हमारे पास यहाँ पे एंटिटीज़ होंगी उतनी बार ही हम उस कमांड को यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम इसको जो है वो टेबल्स बना लेंगे। और हमने सिर्फ और सिर्फ उसके अप्रोप्रिएट जो है वो डाटा टाइप्स ही लिखने हैं, यानी कि हमने कुछ वैल्यूज़ नहीं देनी है उसको, कोई भी स्पेसिफिक कोई हमने वैल्यू नहीं है उसको पास करनी है टेबल के अंदर। जस्ट हमने क्या है कि उसको डाटा टाइप्स वगैरह प्रोवाइड करनी है। देन एक और चीज़ है यहाँ पे कि फॉरेन प्राइमरी की एंड फॉरेन की जहाँ एप्लीकेबल हो, जहाँ पॉसिबल हो, वहाँ पे आपने मेंशन करना है। अब अगर हम बात करें प्राइमरी की तो SQL के अंदर प्राइमरी की वहाँ पे यूज़ होती है जब हम किसी टेबल के अंदर किसी एक ख़ास एंटिटी को प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी इस खास एंटिटी को यूज़ करना चाहते हैं एज यूनिक ID। यानी कि अगर हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर 5 से 6 लाइंस बनी हुई हैं या 5 से 6 लाइंस लिखी हुई हैं, तो उसके अंदर से आप किसी एक वर्ड को
प्रोमिनेंट कर दें, तो वो क्या होगा कि जब हम किसी चीज़ को सर्च करेंगे या कुछ भी हमने काम करना होगा तो वह हम वो एक कीवर्ड यूज़ करेंगे और हमारे पास जो हमारा सामने स्पेसिफिक जो काम है वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें लाइन नंबर 2 की, तो इसके अंदर ये अल्टर एक वर्ड है। तो अगर हम अल्टर को एज अ आईडी यूज़ कर रहे हैं, एज अ प्राइमरी की हम कर दें, तो अल्टर जो है हमारी वो एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाएगी जिसको यूज़ करते हुए हम अपने टेबल्स के अंदर सर्च कर सकते हैं, अपने डेटाबेस के अंदर ईजिली सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 500 टेबल बने हुए हैं हमारे डेटाबेस के अंदर, तो हमें नहीं पता कि किस टेबल में कौन सा चीज़ पड़ी हुई है, और 500 टेबल्स के नाम भी याद रखने मुश्किल हैं। तो हम उनमें से जिन टेबल्स के अंदर हमारा एक्चुअल काम होता है, उन टेबल्स को हम यूनिक आइडेंटिटीज़ दे देते हैं, यूनिक आईडीज़ दे देते हैं, जिसको हम प्राइमरी की कहते हैं, ताकि फ्यूचर में हम इसको इजीली यूज़ कर सकें। एंड फॉरेन की जो है वो यूज़ होती है जब हमने दो टेबल्स को आपस में लिंक करना हो, यानी कि दो टेबल्स को आपस में जोड़ना हो। उसके बाद सेकंड लाइन की तरफ अगर हम आए तो वहाँ पे हमने क्या करना है कि एड्रेस नाम का एक कॉलम क्रिएट करना है हमने सप्लायर के टेबल के अंदर। तो जब हम सप्लायर का टेबल बनाएंगे तब हम जो है वो ये वाला काम करेंगे उसके अंदर, और हमने अल्टर टेबल की कमांड जो है वो यहाँ पे यूज़ करनी है। और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट के थ्रू हमने एक कमांड यूज़ करनी है और उसको हमने अटैच करना है सप्लायर टेबल को, उसके जो है वो स्क्रीनशॉट देना है हमने, जो भी हमारे पास आउटपुट आएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने इसके अंदर करनी थी। कुछ ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा लेंथी है लेकिन ईजी है। और यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की गई है, इसको आई थिंक रेड से मेंशन करना चाहिए था, लेकिन इसमें ये जो मेंशन की गई है वो ये चीज़ है कि आप ऑनलाइन जो एसक्यूएल के एडिटर्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो ऑफलाइन जो है वर्जन वो यूज़ कर रहा हूँ, उसका जो एक्चुअल फाइल है वो यूज़ कर रहा हूँ, और उसको आप भी डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें अब मैं ओपन कर लेता हूँ, काफ़ी लंबा हो गया ये वाला प्रोसेस। तो यहाँ पे जो एसक्यूएल का जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है वो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और जब तक वो ओपन हो रहा है तब तक मैं आपको एक और चीज़ जो है वो बता दूँ जो कि हमारे इस वाली असाइनमेंट से थोड़ी हटके है लेकिन है इसी के बारे में। वो ये कि मुझे आप ही लोगों की तरफ से, जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे या जो मुझे देखते हैं, उन्हीं की तरफ से समटाइम्स मैसेजेस वगैरह आ रहे होते हैं, एंड वो मुझे डिफरेंट लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप ये देखें, ये इसके अंदर जो चीज़ बनी हुई है वो क्या है, वो ठीक है क्या, ये ठीक है सोल्यूशन, क्या हम इस सोल्यूशन को यूज़ कर लें, या आप अपना सोल्यूशन कब बनाएंगे। तो इसी तरह मुझे अब भी इसके भी 2-3 लिंक्स जो हैं वो मुझे मिले हैं, एक दूसरे बच्चों ने ही सेंड किए हैं मुझे, दोस्तों ने, और उनको मैंने देखा है तो वो एक्चुअल में वो सोल्यूशंस गलत हैं। उसके अंदर जो एक्चुअल मेथड अप्लाई होना चाहिए उस मेथड को यूज़ करते हुए वो सोल्यूशन नहीं क्रिएट किए गए। तो मैं हर बार आपको यही चीज़ कहता हूँ कि आप हमारे सोल्यूशंस पे कभी रिले मत करें, तो फिर आपका ही नुकसान है, क्योंकि हमारा कोई नुकसान नहीं होगा इस चीज़ के अंदर, हम सोल्यूशन बना के दे देंगे। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि एटलीस्ट 70% जब तक मैं श्योर नहीं हो जाता कि मेरा सोल्यूशन ठीक है तब तक मैं सोल्यूशन बना के प्रोवाइड नहीं करता। तो जब मुझे 70% श्योरिटी होती है तभी मैं ये काम करता हूँ, अदरवाइज़ मैं फिर वो बहुत से आपने देखे होंगे कि अब तक बहुत से सोल्यूशंस मैंने स्किप किए हैं, मैंने वो बनाए ही नहीं हैं क्योंकि मुझे उनका अप्रोप्रिएट आंसर नहीं बन पा रहा था मेरे से। तो चलें, जब हमारा ये जो एसक्यूएल का सर्वर है स्टूडियो वो जब ओपन हो जाए तो आपने कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से कुछ एक खाली ही इंटरफेस ओपन होगा, कुछ भी हमारे सामने नहीं आएगा। अब हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन फाइल की तरफ, और इन्होंने चूंकि हमें कहा है कि हमने एक डेटाबेस क्रिएट करनी है क्वेरी एनालाइजर से, तो उसको हम क्वेरी एनालाइजर के तौर पे ओपन करेंगे। पहला जो इसका मेथड होता है, जो वैसे मैं आपको बता देता हूँ जनरल नॉलेज के लिए, असाइनमेंट में इसका काम नहीं है, वो ये होता है कि आप इस डेटाबेस वाले फोल्डर के ऊपर क्लिक करें और न्यू डेटाबेस पे क्लिक कर दें, और उसके बाद आप अपनी डेटाबेस को एक नाम दें। जैसे ही न्यू डेटाबेस में क्लिक करता हूँ और एक बॉक्स मेरे सामने ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं पर्सन नाम का एक डेटाबेस पे बना देता हूँ। तो पर्सन लिख के अगर मैं ओके करूँगा तो मेरी डेटाबेस जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। लेकिन उन्होंने हमें यहाँ पे कहा है कि हमने क्वेरी एनालाइजर से हमने अपना ये काम करना है, तो हम इस तरीके से अपना काम करेंगे। अब हमने जो डेटाबेस क्रिएट करनी है उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो आप Ctrl+N दबा सकते हैं, या फिर ये न्यू क्यूरी यहाँ पे एक बटन लिखा हुआ है, उसकी शॉर्टकट की भी आ रही है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो इसको जब आप क्लिक कर लें या Ctrl+N दबा दें तो आपके सामने एक इस तरह से एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा। और जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि जो चीज़ें सेम नहीं होनी चाहिए, वो ये देखें, अगर आप यहाँ पे देखें तो कनेक्शन नेम आ रहा है, यहाँ पे मेरे एसक्यूएल सर्वर का नेम आ रहा है, यहाँ पे ओपन टाइम आ रहा है, और ये काफ़ी मतलब यहाँ पे वेरिएंट्स वगैरह लिखे हुए हैं। तो ये अगर सिमिलर होते हैं तो तब भी आपको 0 मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि हर एक कंप्यूटर का अपना अपना नाम होता है, अपने अपने सर्वर्स के नेम होते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, लेकिन इस चीज़ से आप अवॉइड कीजिएगा, दूसरों से मत बनवाइएगा, खुद बनाइएगा इस चीज़ को, ताकि पेपर में आपके काम है। तो अब हमारा पहला काम है, अब हम आते हैं एक्चुअल सोल्यूशन की तरफ, और स्टेप नंबर 1 हमारा ये है कि हमने एक डेटाबेस यहाँ पे बनानी है। तो आपने इसको करने के बाद लिखना है क्रिएट और डेटाबेस,
ठीक है। जब आप हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें कि जो हमारे एक्चुअल कीवर्ड्स वाली चीज़ें होंगी वो इस तरह कलर में चेंज हो जाएंगी, और अगर वो हमने गलत लिखी हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो वो ब्लैक रह जाएंगी। जैसे मैं क्रिएट के स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ तो वो इस तरह से ब्लू अप नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मैं क्रिएट ठीक लिख देता हूँ तो यहाँ पे वो ठीक हो गया। अब क्रिएट डेटाबेस के बाद हमने क्या करना है कि हमने एक डेटाबेस, मतलब यहाँ पे अपनी हमारी डेटाबेस का नाम लिखना है, और उन्होंने कहा था कि आपने अपनी वीयू आईडी लिखनी है। तो यहाँ पे मैं एक रैंडम आईडी दे देता हूँ इसको। यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं BC 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इतने ही होते हैं आई थिंक आम आईडी के अंदर भी वर्ड्स, तो उस पर हम जो है वो इतना लिख देते हैं। उसके बाद हमने लगाना है यहाँ पे सेमीकोलन, और ये लगाने के बाद हमने सिंपल एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना है। जब आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर बाद एग्जीक्यूशन हो जाएगी, और एग्जीक्यूशन होने के बाद क्या होगा कि हमारी डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो जब ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी तो यहाँ पे आप देखें एक मैसेज आ जाएगा, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ये थोड़ा सा टाइम भी ले लेता होता है, तो इस तरह से आपके सामने जो है एक मैसेज आ जाएगा। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, और यहाँ पे अब हमने देखना है कि हमारी डेटाबेस कहाँ क्रिएट हुई है। तो सिंपली आपने यहाँ डेटाबेस वाले पे या तो डबल क्लिक कर लें, या फिर ये जो प्लस का साइन बना हुआ है इस पर एक बार क्लिक करें, और यहाँ पे आप देखें इसकी थोड़ा नीचे जाएंगे तो ये हमारी डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो गई है हमारी वीयू आईडी के नेम से। ठीक है, तो सिंपल आपने इसको ऐसे ओपन कर लेना है, इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक कर देना है, या फिर आप चाहें तो इसको एक बार एक्सपेंड भी कर सकते हैं, और एक्सपेंड करने के बाद हमने इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमने स्क्रीनशॉट को अपने MS वर्ड के अंदर जाके जो है वो सेव कर लेना है इस तरीके से। अब ये मैंने एक स्क्रीनशॉट आपको लेके दिखा दिया है, बाकी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि टाइम ज़ाया होगा। तो इस तरह से हमने स्क्रीनशॉट लेने हैं, और स्क्रीनशॉट जैसे जैसे हम स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे वैसे वैसे हमने उसको सेव करने जाना है। तो जैसे जहाँ मैं कहूँगा कि आपने स्क्रीनशॉट लेना है, इट मीन्स कि तब वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने MS वर्ड के अंदर पेस्ट कर दें। तो अब चलें, इसको मैं कर देता हूँ बंद ताकि ये हमें बाद में डिस्टर्ब ना करे, और अब हम चलते हैं अपने इसकी तरफ। अब यहाँ पे हमारा चूँकि SQL की जो हमारे डेटाबेस थी वो हो चुकी है क्रिएट। अब हमने जाके देखना है, अब चूँकि हमने टेबल बनाने हैं तो अब हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, और हमारे पास जो जो टेबल्स हैं वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। पहला टेबल हमारे पास है कस्टमर का, देन है ऑर्डर का, देन है बिल का, फिर है एक्सरसाइज मशीन का, और उसके बाद है हमारे पास सप्लायर का। तो 2 2 4 और 1 5 टेबल्स जो हैं हमारे यहाँ पे बनेंगे, और इसके अंदर जो है वो सारी की सारी आईडीज़ वगैरह हमने लिखनी है। असाइनमेंट का ये सोल्यूशन थोड़ा लेंथी हो सकता है, वीडियो लेंथी हो सकती है क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा काम है, तो मैं कोशिश करूँगा कि स्पीड अप करके आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। तो पहला हमारे इसके अंदर है जी कि हमने टेबल बनाना है कस्टमर के नेम से, और उसके अंदर हमारा कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल, ये 5 हमारी जो हैं वो एंटिटीज़ हैं। अब इसको मैं एक बार तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे साइड पे, इसको भी मैं इस साइड पे कर लेता हूँ ताकि हमें ये जो है वो बार बार इसको ओपन ना करना पड़े। अब यहाँ पे ये हमारे सामने आ गया हमारा जी SQL का सर्वर, और इसके ऊपर अब हम क्या क्या करते हैं कि अपना जो हम अपनी कोडिंग कर रहे थे वो हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला हमारा है यहाँ पे कस्टमर। अब इसको जब हमने बनाना है तो इसको बनाने के भी 2 तरीके होते हैं। एक तो यहाँ पे है कि आप टेबल्स पे आके डबल क्लिक करें, या इस पे प्लस को ओपन करें, इस पे राइट क्लिक करें और टेबल पे आप क्लिक कर दें, यानी कि हमने अब टेबल बनाना है। तो इसका जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि आप या तो इसी को एडिट कर दें, यानी कि जो क्रिएट टेबल की कमांड थी इसको आप अरेज कर दें, और यहाँ पे अब आप इसी के ऊपर अपना टेबल बनाना शुरू कर दें, या फिर अगर आप चाहें तो दोबारा से Ctrl+N दबा के एक और विंडो जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो आपकी अपनी मर्जी। अब हमने यहाँ पे एक टेबल बनाना है जनाब कस्टमर नेम का। तो यहाँ पे हम करते हैं क्रिएट टेबल, और उसका जो है हमारा नाम है वो है C बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्रिएट टेबल और उसके आगे हमने लिख देना है कस्टमर। तो ये हमारा मतलब एक बन जाएगा कस्टमर टेबल के लिए, उसका कस्टमर का हमने नाम लिख दिया जो हमारे टेबल का नाम था, और उसके बाद हमने यहाँ पे दबाना है एंटर। यहाँ पे हमने जो है स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और उसके बाद अब हमने यहाँ पे एंटिटीज़ देना शुरू कर देनी है। आप चाहें तो ये जो है सारे के सारे वर्ड जो हैं वो बड़े भी लिख सकते हैं, लाइक इस तरीके से, ठीक है। नॉर्मली जो लोग हैं वो बड़ा इस तरह से यूज़ करते हैं, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली लिखता जाता हूँ ताकि बार बार टाइम ना वेस्ट करना पड़े। तो ये बताने का मकसद ये था कि ताकि आप अगर चेंजिंग करना चाहें, क्योंकि बाद में हर एक का क्वेश्चन यही होता है कि जहाँ यहाँ पे चेंजिंग कहाँ पे करनी है, तो अगर आप चेंजिंग करना चाहें तो इस तरह से बड़े और छोटे वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं। लेकिन या तो सारा बड़ा लिख लें या सारे वर्ड्स छोटे लिख लें। तो मैं यहाँ पर सारे छोटे वर्ड्स के साथ ही कंटिन्यू करता हूँ। अब हमारे पास जो पहला एट्रीब्यूट है वो है CUSTID, यानी कि कस्टमर ID का शॉर्ट फॉर्म है CUSTID। तो हम वो यहाँ पर लिख लेते हैं
आईडी। और उसके बाद अब हमने क्या करना है कि इसकी जो टाइप है, जो डाटा टाइप है, यहाँ पे इन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है यही वर्ड कि जो इसकी अप्रोप्रिएट डाटा टाइप होगी हमने वो डाटा टाइप हर एट्रीब्यूट की यहाँ पे मेंशन करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी डाटा टाइप मेंशन करेंगे। ये सारी चीज़ मैं स्टार्टिंग में समझा रहा हूँ और अब जो है वो मैं इसकी कोडिंग लिखना शुरू कर लेता हूँ। जब कस्टमर आईडी लिख लिया, यानी कि पहले एट्रीब्यूट का नाम लिख लिया, अब हम इसको एक रिटर्न टाइप देंगे, यानी कि इसकी जो डाटा टाइप होगी वो देंगे। रिटर्न टाइप बार बार कह देता हूँ। तो इसकी डाटा टाइप जो है वो हम 2 दे सकते हैं, इंट भी दे सकते हैं और स्मॉल इंट भी दे सकते हैं। तो अगर आप चेंजिंग करना चाहें तो अपने लिहाज से लिख सकते हैं। और उसके बाद जब हमने इसको इंट दे दिया है तो यहाँ पे हम एक लिखेंगे, एक चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पे नॉट नल। और उसके बाद यहाँ पे नॉट नल लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि इसके आगे हम कंस्ट्रेंट जो है वो इसको बना देंगे एज अ प्राइमरी आईडी, क्योंकि कस्टमर आईडी एक यूनिक कीवर्ड है तो इसको हम प्राइमरी आईडी बना देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें वहाँ पे कहा है कि जहाँ अवेलेबल हो वहाँ पे आप इसको प्राइमरी आईडी जो है वो की बना दो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंस्ट्रेंट, मुझे लग रहा था स्पेलिंग गलत है लेकिन वो ब्लू हो गया तो इसका मतलब ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, इसी को आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिख लें, ठीक है। और उसके आगे आप लिखते हैं प्राइमरी की, ठीक है। तो ये इतना ही है हमारे पास। अब इसके अंदर हमारे पास है नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल। तो पहले तो मैं इसको थोड़ा कर लेता हूँ बड़ा। अब हमने क्या करना है कि हमारा ये वाला जो काम जो यहाँ पे हो गया, अब हमने क्या करना है कि इसके आगे हमने डाल देना है कॉमा। तो जो भी हम ये करेंगे इसके अंदर तो हर एक के आगे जो है वो कॉमा जो है वो आता जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पे कॉमा आ जाए तो कॉमा लगाने के बाद हमने लगाना है यहाँ पे एंटर दबाना है। और एंटर दबाने के बाद अब नेक्स्ट जो था हमारे पास वो ये चीज़ थी, नेम था, एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल। तो यहाँ पे हम आते हैं नेम पे। अब चूँकि नेम हम डायरेक्टली नहीं लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो आप यहाँ पे 2-3 जितने कम्बिनेशन बनाना चाहे बना सकते हैं। सी नेम लिख सकते हैं या फिर आप चाहें तो इस तरह से कस्ट नेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेटर है हम कस्ट नेम के साथ ही कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से हम ऐसे लिख लेते हैं, कस्टमर नेम लिख लेते हैं या सी नेम लिख लेते हैं और ऐसा कुछ। और उसके बाद हमने इसको एक जो है वो डाटा टाइप देनी है। अब डाटा टाइप, इसकी जो डाटा टाइप होगी वो होगी वेरिएबल कैरेक्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं varchar कहता हूँ। और उसके बाद हम उसको एक जो है वो, जैसे हम एरे के अंदर स्पेस प्रोवाइड करते हैं इस तरह हम उसको एक स्पेस प्रोवाइड कर देंगे। तो नेम के लिए ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड तो होती तो नहीं है, तो 30 आई गेस काफ़ी होगी। उसके बाद हम कॉमा डाल देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाएंगे अपना एड्रेस डालने के लिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कस्ट ADD, ठीक है। एड्रेस के आई थिंक स्पेलिंग ठीक ही होंगे, ADDREC, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखना है। उसके बाद हम अगेन वेरिएबल कैरेक्टर ही लिखेंगे, क्योंकि इसलिए मैं साथ साथ लिखते रहता हूँ, साथ साथ आपको बता भी देता हूँ। बिकॉज हमारा जो एड्रेस होता है उसके अंदर क्या होता है कि स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, लाइक उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी होंगे, नंबर्स भी होंगे, लाइक हाउस नंबर 10, ठीक है, और आगे कॉमा आ जाएगा। तो उसके लिए हम जो है वो नॉर्मली वेरिएबल कैरेक्टर यूज़ करते हैं। बहुत से लोग टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेते हैं, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है वो एड्रेसेस के अंदर वेरिएबल कैरेक्टर ही यूज़ होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कस्टमर जो है वो उसके एड्रेस के बाद आ जाएगा यहाँ पे फ़ोन नंबर। तो कस्ट PHNO हम यहाँ पे लिख देते हैं एज अ फ़ोन नंबर। और उसके बाद यहाँ पे हम देते हैं स्पेस, और स्पेस देने के बाद फ़ोन नंबर के लिए इंट जो है वो काफ़ी है और उसे हमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। और उसके बाद अगेन जब कस्टमर की बात हो रही है तो CUST लिख देते हैं। और लास्ट हमारा यहाँ पे है ईमेल, तो हम यहाँ पे ईमेल लिख देते हैं। और ईमेल भी वेरिएबल कैरेक्टर के अंदर ही आएगा और उसकी जो डाटा लिमिट हम 50 ही दे देते हैं। अब 255 भी दे सकते हैं, डजेंट मैटर। और जब हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा ये कस्टमर का टेबल, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने टेबल को क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने के लिए यहाँ पे क्या करना है कि स्मॉल ब्रैकेट डालनी है और आगे सेमीकोलन डाल देना है। तो यहाँ पे हमारा एक टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है, मतलब उसका कोड बन चुका है, वो एक्चुअली क्रिएट नहीं हुआ। अब हम इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे टेबल्स की लिस्ट के अंदर हमें इसको कि टेबल हमें नज़र आना चाहिए। अब तक जो मैंने जैसे बताया कि सॉल्यूशंस गलत अवेलेबल थे नेट पे, उसके अंदर ऐसा कोई सीन नहीं आपको दिखाया गया होगा। तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता होता है 2 से 3 सेकंड का, और यहाँ पे आप देखेंगे कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि मेरा ये जो कमांड्स का ये जो थी ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई और ये बिल्कुल ठीक है।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेबल्स की ये जो हमारी जो डेटाबेस है, इसको अगर हम एक्सपेंड करें, पहले मैं इसको बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म में ले जाता हूँ क्योंकि नॉर्मली बच्चों के आपके पास जो है वो ऐसे ओपन होगा। तो इसमें आप देखेंगे पहले हम एक्सपेंड करते हैं डेटाबेस को, उसके अंदर हमारी डेटाबेस पड़ी हुई है, ये हमने जो बनाई थी अपनी आईडी के नेम से, वो उसको ओपन करते हैं। उसके अंदर एक टेबल्स का फोल्डर बना हुआ है, उसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि कस्टमर नेम का हमारा टेबल जो है वो बना हुआ है। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो हमारी आती है कि हमने एक नेक्स्ट टेबल बनाना है। अब आपको ये पता चल ही गया होगा कि टेबल बनना कैसे है और इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो कैसे लिखनी है। तो बाकी के जो टेबल्स हैं वो फास्ट फॉरवर्ड की फॉर्म के अंदर आपको जल्दी से यहाँ पे दिखा देता हूँ वीडियो को शॉर्ट करने के लिए। तो अब हमने नेक्स्ट टेबल जो है वो बनाना है क्या सी या ऑर्डर का। तो अब हमने टेबल ऑर्डर बनाना है जिसकी दो आइडेंटिटीज हैं, ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर डेट। तो हम इसी को जो है वो एडिट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप अपनी डेटाबेस के ऊपर क्लिक करें, देन आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे न्यू क्वेरी के ऊपर क्लिक कर दें। जब आप न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर फॉर्म रहेगी, इस पर भी आप एडिट कर सकते हैं। और ये जो हमने कोड लिख लिया है इतना, इस कोड का, और इसको यहाँ से ओपन करके इसके ऊपर क्लिक करके आपने स्क्रीनशॉट लेना है और उस स्क्रीनशॉट को आपने पेस्ट कर देना है एमएस वर्ड के अंदर। अब यहाँ पे न्यू क्वेरी के लिए हम क्या करते हैं कि पहले तो मैं इसी को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे लाके कर देता हूँ पेस्ट। अब टेबल का ये जो हमारा नाम था, टेबल का हमने यहाँ रख देना है ऑर्डर, तो एडिट करने में जो है वो आसानी होगी। ऑर्डर के बाद हमारा जो टेबल है उसके अंदर जो है वो दो एंटिटीज हैं, ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर डेट। तो यहाँ से पहले तो हम इन चारों को यहाँ से कर देते हैं खत्म, 3-4 जितने भी हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ORDER आईडी और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी ऑर्डर डेट। अब ऑर्डर की जो आईडी है वो हम इंटीजर में ही रहने देते हैं और आईडी जो एक स्पेसिफिक चीज़ होती है तो इसको हम जो है वो प्राइमरी की बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्डर की डेट है, डेट के अंदर डेट को भी हम इंटीजर में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि डेट को इंटीजर में ही लिख देते हैं, यानी कि उसकी जो डाटा टाइप है उसको हम इंटीजर असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो सेकंड जो टेबल था वो हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो ऑर्डर जो है वो यहाँ पे ब्लू हो चुका है क्योंकि ऑर्डर यहाँ पे इसका एक कीवर्ड है, तो हम यहाँ पे ऑर्डर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते इस लिहाज से। तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, स्मॉल ऑर्डर भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है, तो इस सिनेरियो में हमें चेंज करना पड़ेगा इसे। तो चूंकि हम ऑर्डर नहीं लिख सकते, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे पीछे हम कस्ट डाल देते हैं, ठीक हो गया। यानी कि कस्टमर के लिए जो शॉर्ट फॉर्म हमें यहाँ पे दी हुई थी, यहाँ पे इन्होंने अपनी आईडी में दी हुई थी कस्ट आईडी, तो ज़ाहिर जो है ऑर्डर है वो भी कस्टमर ने करना, तो यहाँ पे हम कस्ट लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ब्लैक हो गया, तो अब ये जो है वो बिल्कुल ठीक है। आगे ब्रैकेट स्टार्ट हुई, हमने अपनी दो जो एंटिटीज दी वो भी बिल्कुल ठीक है। ऑर्डर जो है यहाँ पे आईडी जो है उसका हम जो है वो बड़ा लिखेंगे। उसके बाद ऑर्डर डेट इंट आ गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। सिंपल आप एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दें। जैसे एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि कमांड जो है कंप्लीट सक्सेसफुल हो गई है। अगेन आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, रिफ्रेश पे क्लिक करें, टेबल ओपन करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कस्टमर ऑर्डर के नेम का जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें और उसको आप एमएस वर्ड के अंदर पेस्ट कर दें। नेक्स्ट आप अगेन राइट क्लिक करें इसके ऊपर और न्यू क्वेरी पे क्लिक कर दें। चाहे तो उसको भी एडिट कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि न्यू करें ताकि हमारे पास जो पुरानी फाइल्स बनी हुई हैं वो ज़ाया ना हो, और दोबारा से वही हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं जल्दी करने के लिए। देन अब यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड है वो यहाँ पे हम बिल बना लेते हैं। चलिए नेक्स्ट जो बिल आ रहा है तो बिल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं CUSTBILL, ठीक है, कस्टमर बिल के तौर पे। आप अकेला बिल भी लिख सकते हैं, अगर वो ब्लू ना हुआ तो ठीक है। देन हमारे पास है ऑर्डर आईडी, वाउचर आईडी एंड टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, ऐसे बल्कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑर्डर आईडी, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है वाउचर आईडी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वाउचर आईडी, या फिर आप VOUID भी लिख सकते हैं अपने चेंजिंग के लिहाज से। और देन हमारे पास है टोटल अमाउंट, ठीक है। तो ये दो जो है हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे आगे हमारे पास टोटल अमाउंट आप पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वाउचर आईडी जो है वो यूनिक होती है आई थिंक ऑर्डर आईडी की निस्बत, और वाउचर आईडी भी सेम ही होती है, तो हम यहाँ पे ऑर्डर आईडी को ही यूज़ कर लेते हैं एज अ प्राइमरी की। आप चाहें तो वाउचर आईडी को भी प्राइमरी की तौर पे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब ऑर्डर आईडी जो है वो इंटीजर में ही रहेगी, वाउचर आईडी जो है वो वेरिएबल कैरेक्टर भी ठीक है, लेकिन चूंकि जहाँ पे बात हो रही है आईडी की यानी कि आइडेंटिटी की, तो वो नॉर्मली नंबर्स होते हैं, तो हम इसलिए यहाँ पे इंट लिखेंगे। आप स्मॉल इंट भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे टोटल अमाउंट को हम इंट में ही लिखेंगे क्योंकि अमाउंट जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है, तो हो सकता है स्मॉल इंट की रेंज से वो बाहर चला जाए। जब ये काम भी कंप्लीट हो जाए और इसके अंदर जो है वो और कुछ नहीं करना हमने, सिंपली आप एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दें। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसका नाम है ऑर्डर आईडी, जो कि हमने पिछले टेबल के अंदर बनाया था, तो हम जो है वो इसको जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये जो ऑर्डर आईडी है इसको जो है हमें चेंज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कस्टमर ऑर्डर आईडी, यहाँ पे पीछे कस्ट डाल देते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो कहता है कि ऑलरेडी जो है हाँ सॉरी यहाँ पे कस्ट को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे और इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि कमांड जो है वो कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अगेन आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, इसको रिफ्रेश करें, यहाँ टेबल्स पे जाएं और यहाँ पे देखें कि हमारे पास कस्टमर बिल का भी एक टेबल जो है वो बन गया है। अब ये हमारे पास टेबल बन गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लें और एमएस वर्ड में जाके पेस्ट कर दें। उसके बाद अगेन आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और न्यू क्वेरी पे क्लिक कर दें। देन हमारे पास जो नेक्स्ट जो टेबल बनाने के लिए आएगा वो हमारे पास है एक्सरसाइज मशीन, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसी को पेस्ट कर देते हैं जो हमारे पास पहले से बना पड़ा है, ठीक है, और इसके अंदर लाके हम पेस्ट कर देते हैं। क्या यार, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज मशीन है, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज मशीन के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ पे मशीन आईडी है, नेम है, क्वांटिटी है और प्राइस है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं MID, यानी कि एज एम एज मशीन यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं M नेम, और नेम का जो N है वो हम बड़ा लिख लेते हैं ताकि वो सेपरेट हो सके इसके अंदर। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि क्वांटिटी है तो M क्वांटिटी लिख देते हैं, या फिर MQAN लिख देते हैं यहाँ पे।
और उसके बाद पहले हम इसके एट्रीब्यूट्स लिख लें, वो जो कि है प्राइस, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एम प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम आईडी पे, तो आईडी तो हमने हमेशा इंटीजर ही यूज़ कर रहे हैं, तो इंटीजर ही रखेंगे हम यहाँ पे, और इस एम आईडी को ही हम यूज़ कर लेते हैं एज अ प्राइमरी की, तो हम यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट वाला काम हो गया। उसके बाद जो नेम होता है वो हमारा आएगा जनाब वेरिएबल कैरेक्टर में, तो हम यहाँ पे var लिख देते हैं, उसके जो है हम 30 ही दे देते हैं, ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी जाहिर सी बात है कुछ नंबर्स ही होंगे, कुछ अमाउंट होगी, तो यहाँ पे आप चाहें तो स्मॉल इंट का ये मतलब है। ठीक है, स्मॉल इंट आपने इकट्ठा लिख देना है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप अकेला इंट भी यूज़ कर सकते हैं, तो क्वांटिटी के लिए स्मॉल इंट जो है वो काफ़ी है। और उसके बाद प्राइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम इंट ले लेते हैं, क्योंकि प्राइसेस हो सकता है कि स्मॉल इंट के रेंज से बाहर हो काम। इतना करने के बाद काम हमारा हो गया कंप्लीट। जब ये इतना कंप्लीट हो गया तो सिंपल हम क्या करेंगे, अगेन एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास फौरन आ गया कि कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देन हम टेबल्स पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप देखें कि एक्सरसाइज मशीन के नाम की भी हमारे पास डेटाबेस जो है वो बन गई है। अब मतलब टेबल हमारे पास बन गया, सॉरी। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें और एमएस वर्ड के अंदर पेस्ट कर दें। देन अगेन इसके ऊपर राइट क्लिक करके न्यू क्यूरी पे आए, और वहाँ लाके अगेन अपना जो हमारे पास कोड ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो उसी को आप यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें, ताकि हम इजीली उसको एडिट करके लिख सकें। और लास्ट हमारे पास है सप्लायर की टेबल, तो SUPPLIER, तो हम यहाँ पे सप्लायर का एक टेबल बना लेते हैं, और उसके बाद हमारे पास यहाँ सप्लायर आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, और यहाँ पे सप्लायर नेम है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सप्लायर की जो है हमारे पास, फिर भूल गया मैं, आईडी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सप्लायर आईडी, और उसके बाद हमारे पास जो है सप्लायर का फ़ोन नंबर है यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सप्लायर CNO यानी कि CNO एज अ कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं जो कि अप्रोप्रिएट हो। और उसके बाद हमारे पास है सप्लायर NAME, या फिर आप चाहें तो S नेम भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सप्लाई की जो आईडी है वो इंटीजर में ही रहने देते हैं हम, और इसी को हम जो है हमारी प्राइमरी की रहने देते हैं, क्योंकि ये एक यूनिक चीज़ है। और उसके बाद इसको ओवरराइट कर दिया। देन हमारे पास सप्लायर का जो नंबर है उसको हम इंटीजर में ही रहने देंगे, और सप्लायर का जो नेम है उसको हम वेरिएबल कैरेक्टर के अंदर डाल देंगे, और 30 की स्पेस काफ़ी है, छोटी 50 60 आप कोई नंबर भी रैंडम दे सकते हैं। और ये करने के बाद आप एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दें, ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। देन इसको शो करवाने के लिए आप यहाँ पे रिफ्रेश कर दें, और उसके बाद टेबल्स में अगर आप देखें तो सप्लायर नाम का हमारे पास जो है वो बन गया। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 2। पहला स्टेप था डेटाबेस क्रिएट करना, वो हमने कर ली। स्टेप नंबर 2 था सारे के सारे टेबल्स क्रिएट करना, तो 5 टेबल्स थे, 5 के 5 हमने टेबल्स जो है वो क्रिएट कर लिए। अब इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप क्लिक करें, इसको ब्लू क्लिक करने से मुराद है कि ब्लू करके इसको मेंशन कर लें। मेंशन करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको MS वर्ड के अंदर पेस्ट कर दें। तो ये हमारा था स्टेप नंबर 2। अब अगर हम बात करें हमारे स्टेप्स की, तो हमारा सेकंड स्टेप जो है कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आना है हमारा थर्ड स्टेप। फर्स्ट में था क्रिएट टेबल, मतलब हमने डेटाबेस बनानी थी वो हमने कर लिया, फिर हमने टेबल बनाना था वो कर लिया, टेबल के सारे एट्रीब्यूट्स थे वो सारे कर लिए। अब जो नेक्स्ट है वो है कि हमने अपने उनमें से बने हुए एक टेबल को अल्टर करना है। अल्टर से मुराद आप कह सकते हैं कि हमने उसको एडिट करना है, यानी कि उसके अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं उसके अंदर ही एक और वैल्यू एंटर करनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमारे पास जो टेबल बना हुआ है तो हम उसको डायरेक्टली इस तरह से मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कस्टमर टेबल का जो है यहाँ पे बना हुआ, अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद इसका जो मेरे पास इसका जो कोड है वो ओपन हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसकी जो हम बात कर रहे थे कस्टमर की बात कर रहे थे, चलो कस्टमर सप्लायर ले आते हैं। तो यहाँ पे सप्लायर हमारे पास ही बना हुआ है। अगर मैं इसके अंदर, अब चूंकि ये एक बार बन चुका है, अगर मैं यहाँ पे इसको एडिट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं किसी किस्म का कोई ऑथेंटिक जो प्रॉपर कोड हो वो लिख देता हूँ, और लिखने के बाद मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ, तो वो मुझे एरर मैसेज वहाँ पे दे देगा, और वो कहेगा कि ये जो है वो टेबल ऑलरेडी बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको एडिट करता हूँ, यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ और मिटा के एग्जीक्यूट करता हूँ, तो वो मुझे कहेगा कि जनाब ये जो है सप्लायर नाम का टेबल ऑलरेडी बना हुआ है। तो इट मीन्स कि मैं इसको इस तरह से नहीं बना सकता। तो उस चीज़ के लिए हमने जो है वो अल्टर की एक कमांड है वो यूज़ होती है। अब दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, दोबारा मैंने एग्जीक्यूट किया, वो कह रहा है कि वो इसको जो है वो नहीं बना सकता। जो भी है वो प्रॉपर यहाँ पे आपको कोई ना कोई आंसर दे देगा। इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगेन हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारी ये जो डेटाबेस है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और न्यू क्यूरी पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने जो है वो कोड लिखना है अल्टर का। अल्टर का जो कोड है वो बिल्कुल सिंपल है। अल्टर ये जो आपने यहीं पे, एक तो पहले आप सीधा इसको कॉपी कर लेना, इनको तो उठाओ ज़रा, और यहाँ पे हमने लिखना है अल्टर टेबल, और उसके बाद आप चाहें तो इसके स्मॉल वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे अपने लिखना है टेबल का नेम, जो कि हमारा यहाँ पे है SUPPLIER, एस बड़ा है, उस लिहाज से आपने इस तरह से यूज़ करना है। तो अल्टर टेबल जो है वो हमने सप्लायर यहाँ पे लिख देना है। और नेक्स्ट इन्होंने कहा है, इससे जो पहले इन्होंने कहा है कि हमने कॉलम के अंदर ऐड करना है एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम एड्रेस जो है हमने इसके अंदर ऐड करना है, और हमने यहाँ पे करना है जी एंटर। एंटर करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ADD। ठीक है, तो उसके बाद जब हम यहाँ पे ऐड लिख देंगे, तो ऐड लिखने के बाद हमने अपने कॉलम का नेम लिखना है, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पे कहा है कि आपने लिखना है ऐड कमांड को मतलब यूज़ करना है, और कॉलम जो है वो नेम हमने यूज़ करना है एड्रेस। ठीक है, इन सप्लायर टेबल के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अल्टर टेबल हमने कर दिया सप्लायर को, ऐड हमने कर दिया एड्रेस, और एड्रेस की जो यहाँ पे अब आती है क्या से कहते हैं डाटा टाइप, वो हम यहाँ पे वेरिएबल कैरेक्टर यूज़ करते हैं, और वो हम यहाँ पे 50 यूज़ कर लेते हैं। ठीक है,
कोई भी रैंडम हम यूज़ कर सकते हैं। जब ये हम इसके अंदर 50 लिख लें तो उसके बाद यहाँ पे जो है वो सेमीकोलन आएगा, जैसे हम पहले करते आए हैं जिसमें कॉमा आता रहा था, और तब वो जो है वो टेबल था एक्चुअली, तो टेबल हम क्लोज करते थे तो सेमीकोलन आता था। लेकिन यहाँ पे कोई टेबल नहीं है, एक्चुअल में हम किसी एक टेबल के अंदर जो है वो एडिटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ जो है वो उस तरह के कॉमा शोमा वाला कोई काम नहीं आएगा। सिंपल हमने लिखना है अल्टर टेबल सप्लायर लिख देने हैं, हमारे सप्लायर टेबल का नाम लिख देना है, देन हमने लिखना है ऐड, और उसके बाद एड्रेस हमने यहाँ पे लिखना है, देन हमने यहाँ पे वेरिएबल कैरेक्टर varchar लिख देना है, और उसके बाद यहाँ पे कोई भी आप रैंडम नंबर आप दे सकते हैं, और यहाँ पे हमारा काम जो है वो खत्म। ये करने के बाद हमने क्या करना है कि इसको एग्जीक्यूट कर देना है। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे हमें मैसेज आ गया है, और यहाँ पे आप इसको एक बार रिफ्रेश कर लें। वैसे यहाँ पे हमें अब कुछ नहीं मिलना क्योंकि हमने कौन सा कोई टेबल क्रिएट किया है, तो यहाँ पे हमें कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन इस चीज़ को आपने सिर्फ एग्जीक्यूट करके, और जब यहाँ पे लिखा आ जाए कि कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपने MS वर्ड के अंदर जाके पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा वो ये है कि अप्लाई सेलेक्ट स्टार कमांड ऑन सप्लाई टेबल एंड अटैच स्क्रीनशॉट ऑफ द आउटपुट। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है बाकी सब की निस्बत जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, वो ये है कि हमने अपने आउटपुट का स्क्रीनशॉट देना है। तो आउटपुट यहाँ पे कहाँ से आएगा, तो जहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है ना, यहाँ पे मैसेज आ रहा है, वहाँ पे जो सेलेक्ट स्टार होता है उसका जो है वो आउटपुट आता होता है। तो इसको छोड़ते हैं, सिंपल इसी के अंदर चाहे तो आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप दोबारा यहाँ पे राइट क्लिक करें और न्यू क्वेरी पे क्लिक कर दें, जो कि बेटर प्रैक्टिस है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि अपना सेलेक्ट स्टार की जो है वो कमांड यूज़ करनी है सप्लायर के टेबल पे। अब हम यहाँ पे अपने लिखेंगे सेलेक्ट कमांड SELECT, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेलेक्ट के बाद जो है वो स्टार आ रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख देना है स्टार, ठीक है। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, आप स्पेस भी दे सकते हैं, विदाउट स्पेस भी लिख सकते हैं, और हमने यहाँ पे करना है इसको जी सप्लायर के टेबल के ऊपर, तो हम यहाँ पे सप्लायर लिख देते हैं SUPPLIER, क्योंकि मेरे सप्लायर टेबल का जो नाम है वो सिर्फ सप्लायर है, तो आपका जो भी नाम यहाँ पे होगा आप वही लिखेंगे। और ये इतना तो बन गया, लेकिन चूंकि हमने इसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करवाना है, सेलेक्ट जो होता है वो डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि जो डाटा उसके अंदर पड़ा हुआ है वो हमें स्क्रीन पे शो करवा दे, तो यहाँ पे हम सप्लायर के पीछे लिखेंगे FROM और यहाँ पे हम स्पेस दे देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सप्लायर, और इतना करने के बाद हमने एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना। जब आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे नॉर्मली हमारे पास जो एक आता था वो आता था मैसेज का पोर्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे बाकी के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए सिर्फ मैसेज आ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो मैसेज के साथ हमें एक रिज़ल्ट का एक ऑप्शन आया और वहाँ पे सप्लायर आईडी, सप्लायर ये जो है वो C नंबर, और उसके बाद जो भी आई थिंक हमने यूज़ किया था सेल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर हमने यूज़ किया था C नंबर, और सप्लायर नेम हमने लिखा था और सप्लायर एड्रेस लिखा था। तो यहाँ पे आप देखें कि वो चार जो है वो टेबल के नाम्स यहाँ पे आ गए हैं, और यही नेम है जो हमने अपनी सप्लायर के अंदर जाके लिखे थे। अब हम इसको देख लेते हैं कि हमने कहाँ लिखे थे। तो यहाँ पे अगर हम जाएँ तो आई थिंक सप्लायर वाला पता नहीं इसमें से अब कौन सा है, बट अंदाज़न मैं एक ओपन कर लेता हूँ, ये सप्लायर वाला, ठीक है। तो सप्लायर वाले में हम देखें क्या है हमारे पास, सप्लायर आईडी है, सप्लायर C नंबर है और सप्लायर नेम है हमारे पास, और चूंकि हमने यहाँ पे थोड़ा एडिट किया था इसलिए चेंज है। तो यहाँ पे हम देखें कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सप्लायर आ गया, तो वो आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, नेम और एड्रेस जो कि हमने लास्ट अभी अपनी कमांड यूज़ की है उसके अंदर हमने सेलेक्ट को अल्टर किया था, यानी कि एड्रेस को हमने अल्टर किया था, तो वो एड्रेस जो है इसके अंदर ऐड हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और इसके स्क्रीनशॉट को लेने के बाद हमने जाके अपने MS वर्ड के अंदर पेस्ट कर देना। फिलहाल यहीं पे पेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, तो वो कुछ इस तरह से लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा था जी CS403 की असाइनमेंट का सोल्यूशन। थोड़ा लेंथी हो सकता है, बाकी जो मैं एडिटिंग के अंदर अपनी जो आवाज़ वगैरह है उसको तेज़ कर दूंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। और इसके स्क्रीनशॉट आप गलती से भी बिल्कुल कोई होशियारी करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा कि हम यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या फिर हम किसी से बनवा लेते हैं, किसी से कर लेते हैं, किसी के स्क्रीनशॉट उठा के डाल देते हैं। बिलीव मी आपके 0 नंबर आएंगे अगर आपने ऐसी कोई भी हरकत की। बिकॉज मैं पिछले सेमेस्टर में ये कर चुका हूँ, मेरे बहुत से दोस्तों ने ऐसे की है, बहुत से लोग जो देख रहे होते हैं, मुझे सुन रहे होते हैं, उन्होंने भी ये लास्ट टाइम काम किया था, लेकिन मैंने लास्ट टाइम में बिजी था और इसकी बना नहीं पाया था। लेकिन ये ऐसी हरकतें सब ने की हैं और उनको फिर बाद में भुगतना ही पड़ा है। सो उससे बेहतर है कि आप इसको अपना बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा घंटा लगेगा ये बनाने में। सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, वीडियो आपके पास पड़ी हुई है, एक साइड पे आप जो है वो वीडियो ओपन कर लें। ये है मेरी लास्ट वीडियो, तो इसका लिंक भी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये मेरी लास्ट वीडियो है,
इसको आप जैसे इसी वीडियो फॉर एग्जांपल ये सोल्यूशन वीडियो है तो इसको आप ओपन करें और यहाँ से आप इसको मिनिमाइज़ करके इक्वली जो है वो यहाँ पे ओपन कर लें और उसके बाद आप इस साइड पे अपना एसक्यूएल ओपन करें और जैसे जैसे मैंने आपको चीज़ें बताई हुई हैं उस तरीके से आप इन चीज़ों को उसके अंदर कोड करते जाएँ और यहाँ चूँकि मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ आ जाएगी, तो ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, वीडियो को डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर है कि आप उसको डाउनलोड किए बगैर ऑनलाइन देखें और सुने, इससे मतलब मुझे भी फ़ायदा होता है यार, अच्छा लगता है जब लोग देखते हैं और सुनते हैं उनको फ़ायदा होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विद अदर्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।